मैं मनोज सर। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th और 11th के बच्चों के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके मैं आया हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। किसी वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है, यानी 360 डिग्री वो घूमता है। ज्ञात करना है कि वो 3 सेकंड में कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले आप देखिए कि पहिया जब 1 मिनट में 360 डिग्री घूम रहा है, 1 मिनट में घूम रहा है, और आंसर जानना है सेकंड में। तो 1 मिनट में बच्चों कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1 मिनट में पहिया कितना घूमता है? 360 डिग्री। पहिए द्वारा अंतरित कोण है आपका, अंतरित कोण कितना है? 360 डिग्री। यानी कि आप कह सकते हैं 60 सेकेंड में पहिए द्वारा अंतरित एंगल है आपका 360 डिग्री। तो 1 सेकेंड में अगर जानना है तो 60 का इसमें डिवाइड कर देंगे। 1 सेकेंड में पहिए द्वारा अंतरित एंगल कितना हो जाएगा? 360/60, इतने डिग्री हो जाएगा। ये कैंसिल कर देंगे, आपका बन गया 60। यानी 1 सेकेंड में पहिया 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 3 सेकेंड में कितना बनाएगा? 3 सेकेंड में आप जब 1 पर मालूम हो गया, 1 पर मालूम हो जाएगा, तो जितने पर जानना है, हाफ पर जानना है, 1/4 पर जानना है, या 3 टाइम्स जानना है, तो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 सेकेंड में 3 × 6 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब आप डिग्री को रेडियन बदलते हैं तो π/180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिग्री में आंसर ये हो गया, और अगर रेडियन में आप जाएं तो 18 में मल्टीप्लाई कर दें π/180, तो 18 से डिवाइड कर दीजिए, π/10 रेडियन। ये आपका रेडियन में बदल चुका है, तो ये आपका इतने रेडियन आंसर। तो आपने देखा 1 मिनट में पहिया घूम रहा है 360 डिग्री, तो 1 मिनट का तात्पर्य होता है 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में 360 डिग्री घूम रहा है। तो 1 सेकंड में जानने के लिए 60 का डिवाइड कर देंगे। तो अब जब आपको जितना जानना, अगर मान लो कि देता है 1/2 सेकंड में, तो हम यहाँ पर इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 1/4 सेकंड में तो 1/4 का मल्टीप्लाई करते हैं। उसने 3 सेकंड में कहा है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से ये आपका एंगल तैयार हो गया। अब एक जो दूसरा सवाल आपको दिया है उसके विषय में आप देखें। आपसे कहा जा रहा है कि एक घड़ी की सुई, आप देखें कि घड़ी की सुई में उसने कहा 7:20 है। छोटी सुई यहाँ पर ये आपका 6 हो गया, ये आपका 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, यहाँ ये आपका 20 मिनट, यहाँ ये आपका 25 मिनट, और इधर 30 मिनट हो जाएगा आपका। तो आपसे कहा ये जा रहा है कि 7, ये 7 हो गया, और जब 7 बजेंगे तो छोटी सुई 7 के सामने रहेगी, लेकिन जब 7:20 हो जाएंगे तो छोटी सुई अपने स्थान से थोड़ा सा मूव कर जाएगी, और बड़ी वाली सुई आपकी 20 मिनट पर होगी। तो इन दोनों के बीच ये एंगल वो जानना चाहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, ये बात हमको ध्यान रखनी होगी कि ये सुई थोड़ा सा अपने स्थान से मूव कर जाएगी। तो सबसे पहले आप देखें कि घड़ी की सुई, छोटी वाली सुई, जब पूरा एक राउंड लगाती है तो वो 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। अब इस 360 डिग्री के एंगल में इसको घूमना पड़ता है पूरा 1 चक्र, और घंटे वाली सुई के 1 चक्र में कितने घंटे बनते हैं? 12 घंटे। यानी 12 घंटे में छोटी वाली सुई 360 डिग्री घूमती है। तो आप क्या लिखें, चूंकि छोटी सुई 12 घंटे में घूमती है, कितना घूमती है? 360 डिग्री। तो इसलिए छोटी सुई 1 घंटे में घूमेगी, कितना घूमेगी? ये घूमेगी आपकी 360 में 12 का डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 30 डिग्री। यानी 1 घंटे में छोटी सुई 30 डिग्री घूमती है। तो अब घंटे के हिसाब से निकाला है, यहाँ समय आपका घंटे में भी है और मिनट में भी है। तो चूंकि 7 आवर + 20 मिनट्स, इनको अगर आप देखें तो इसे हम क्या करें, 7 आवर्स + 20 मिनट को भी आवर में बदल दें, तो आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आपका 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60,
आवर। तो इसको आप आवर में बदलेंगे तो इसमें 60 का 1/60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ जाएगा अपान में। ये आपका टोटल आवर्स में हो गया जाकर। अब ये हो गया 7 + 1/3 दैट इज इक्वल टू 7 3 जा 21 + 1 22/3 आवर्स। इतने आवर है। तो 1 आवर में आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो इतने आवर में कितना होगा, जैसा अभी बताया कि जितने एक पर जब जान लो तो जितने का आपको जानना है उसका मल्टीप्लाई कर दें। तो इसलिए 22/22/3 आवर्स में अंतरित कोण कितना होगा, अंतरित कोण हो जाएगा आपका 22/3 × 30, क्योंकि 1 घंटे में है 30 डिग्री का एंगल। 3 से डिवाइड कर दिया, 22 × 10 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 × 10 220 डिग्री। ये आपका बना इतना एंगल। अब आप देखें कि जो आपका 20 मिनट वाला आपका है उस 20 मिनट को आप क्या करेंगे। आप देखते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में पूरा राउंड लगाती है, यानी कि 60 मिनट में पूरा राउंड लगाती है। अब क्योंकि बड़ी सुई 60 मिनट में कोण अंतरित करती है कितना 360 डिग्री। तो ये 1 मिनट में कोण अंतरित करेगी, कितना कोण अंतरित करेगी, ये अंतरित करेगी आपका 360/60। तो ये आपका बन गया 6 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल अंकित करेगी ये 6 डिग्री का। और आपने लिया 20 मिनट, डिफरेंस आपका कितना, ये यहाँ से खिसक आई है 20 मिनट ये आगे बढ़ चुकी है। तो 20 मिनट का हम ले लें तो बड़ी सुई 20 मिनट में जब 1 पर मालूम हो गया तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 × 6 ये हो गया 6 × 2 = 12 120 डिग्री। इतने डिग्री का एंगल ये इसके द्वारा अंकित हो गया। अब बच्चों इनके बीच का एंगल अगर हमें जानना है तो मैंने देखा कि जो ये छोटी सुई थी ये यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गई, तो इसके द्वारा अंतरित कोण हो गया अपनी मूल अवस्था 1 से, यानी जहाँ पर आपका 12 आवर होता है वहाँ से यहाँ के बीच इसका 220 डिग्री का एंगल बना। यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच अगर मैं इसे ले लूँ तो इतने के बीच ये 220 बना, लेकिन इसने इतना एंगल कम कर दिया तो इस पूरे एंगल में ये एंगल घटा देंगे। कभी कभी ये घंटे वाली आपकी जो है छोटी आ जाती है, ये बड़ी आ जाती है, तो जब भी डिफरेंस निकालिए तो बड़े से छोटे को घटाइए। तो कोण का अंतर कितना आया, कोण का अंतर आपका आ गया 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। और अगर ये बड़ा होता ये छोटा होता तो उल्टा सब चेक कर देते, तो 100 डिग्री का कोण उन दोनों के बीच बना जा करते। तो आपका दोनों सुइयों के मध्य कोण, दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना आ गया, दोनों सुइयों के मध्य कोण आ गया 100 डिग्री का, जिसे आप रेडियन बदलें तो 100 × π/180 का मल्टीप्लाई कर दें, इसे डिवाइड कर दें 10π/18 और डिवाइड कर दें 5π/9। ये आपका बदल गया रेडियन में, यहाँ से आप रेडियन में चले गए, ये रेडियन में हो गया। इतने रेडियन आपका ये आंसर हो सकता है या डिग्री में ये आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा ये 2 एग्जाम्पल। अब हम आपको तो नए नियम से हम आपको परिचित करा रहे हैं। बच्चों पहले से आप एक बात देखिए, ट्राई का मतलब होता है 3, वैसे ही त्रिकोण इसे कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोण। त्रिकोणमिति का मतलब होता है माने 3 कोण, 3 कोण के मापन की विधि को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो 3 कोण से कौन सी आकृति बनती है, त्रिभुज बनता है, यानी त्रिभुज से संबंधित हम इसमें सीखते हैं। तो बच्चों त्रिकोणमिति के अंतर्गत कक्षा 10 से लेकर कक्षा 12 तक के स्टूडेंटों के लिए 6 त्रिकोणमिति अनुपात बताए गए हैं। ये अनुपात त्रिभुज की भुजाओं से लिए जाते हैं और मुख्यतः इसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं जो 90 डिग्री का राइट एंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है उसे हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहते हैं। और इसमें आप एक भुजा परपेंडिकुलर होती है और एक भुजा बेस होती है। परपेंडिकुलर कौन होती है, बेस कौन होती है।
90 डिग्री के एंगल को बनाने वाली जो दोनों साइडें होती हैं वो ये दो साइडें हैं, इनमें से एक परपेंडिकुलर कहलाएगी और एक बेस कहलाएगी। अब इनमें से परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने एंगल, ये आपका एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, दोनों न्यून कोण में आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। अगर आपने ये वाला एक्यूट एंगल न्यून कोण लिया तो आपका ये बेस बन जाएगा, यानी कि आधार बनेगा। और तब जब ये बेस हो गया तो जाहिर है 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो साइडें होती हैं वो आधार और लंब होती हैं, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ जाता है, इसे आप कह सकते हैं लंब। लेकिन अगर इसी ट्रायंगल में हम ऐसा कर दें, ट्रायंगल हमने यही लिया, ये 90 डिग्री है, ये आपका हाइपोटेनस है यानी कि कर्ण है, और ये आपका एंगल आपने ये वाला ले लिया। जब ये एंगल लेंगे तो ये आपकी बेस वैल्यू यानी कि आधार वैल्यू हो जाएगी, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका तब लंब होगा। ध्यान रखिएगा कि लंब और आधार 90 डिग्री को बनाने वाले कोण के ही होते हैं, और लंब और आधार ये डिपेंड करते हैं लिए गए न्यून कोण पर। हमेशा जो भी आप न्यून कोण लेंगे वो कर्ण और आधार के बीच में रहेगा। जैसे ये लिया तो ये कर्ण, तो ये कर्ण हमेशा 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण ही रहेगा, तो 90 के सामने और जिसके बीच में कोण लिया गया वो आपकी आधार साइड हो जाएगी। यहाँ पर हमने ये वाला एंगल लिया तो कर्ण और आधार, ये आपका कर्ण रहेगा हमेशा और आधार ये बन जाएगा। कोण हमेशा आधार पर टिका होगा जो भी आप न्यून कोण लेंगे। तब जो 90 अंश बनाने वाली दूसरी साइड बचेगी वो आपकी परपेंडिकुलर लंब होगी, ये परपेंडिकुलर लंब होगी, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर लंब हो जाएगी। तो आपको इस समकोण त्रिभुज के लिए 6 अनुपात बताए गए हैं। वे 6 अनुपात हैं बच्चों, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो ये 6 अनुपात आपको लिए हैं। इन 6 अनुपातों को जानने के लिए आपको सबसे पहले अष्टक नियम जानना होगा, चतुर्थांश नियम। तो चतुर्थांश नियम में आप क्या, या चतुर्थांश नियम से पहले आप देखें ये जो 6 अनुपात दिए गए ये समकोण त्रिभुज के लिए बनाए गए हैं। लंब को अगर हम कर्ण को K से, आधार को A से, लंब को L से व्यक्त करते हैं। कर्ण को काय से, K से, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार, L फॉर लंब। तो आप इसके लिए एक रूल याद रखिएगा, LA L अपान KKA, जिसे आप कह सकते हैं लाल बटे कक्का। इंग्लिश मीडियम में कह सकते हैं PBP अपान HHB। इसको लाल बटे कक्का कह के याद रख सकते हैं। इसको आप याद रखिएगा आसानी से, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। अब इसमें बच्चों इन 6 अनुपातों का क्रम क्या होगा। पहला अनुपात होगा साइन के लिए, दूसरा अनुपात काट के कोण के लिए होगा, तीसरा अनुपात टैन के कोण के लिए होगा, और अब नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे माने जाएंगे। तो ये काट का अनुपात हो जाएगा, ये आपका सेक का अनुपात हो जाएगा, ये कॉसेक का अनुपात हो जाएगा। इसलिए इन्हें क्रम से याद रखिएगा, इनका क्रम आगे पीछे मत करिएगा, इन्हें क्रम से याद रखिएगा ताकि अनुपात में आपकी गड़बड़ी ना हो। यही क्रम इसमें भी आप रख सकते हैं। इसका मतलब तात्पर्य हो गया कि साइन थीटा अगर आप लेंगे तो लंब बटे कर्ण होगा, कॉस थीटा लेंगे तो आधार बटे कर्ण होगा, टैन थीटा लेंगे तो लंब बटे आधार, L अपान A लंब बटे आधार। इसी प्रकार अगर कॉट थीटा आप ले लें तो आधार ऊपर चला गया, लंब नीचे आ गया, आधार बटे लंब। सेक थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, कर्ण वाला ऊपर चला जाएगा, कर्ण और ऊपर क्या है A, तो कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये 6 अनुपात आपको याद रखने हैं। इन 6 अनुपातों के लिए आपको, अब आगे बढ़ते हैं, एक होता है चतुर्थांश नियम, उसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि किस चतुर्थांश में कौन सा मान किस स्थिति में रहता है ये आपको जानना जरूरी है। चतुर्थांश नियम, चतुर्थांश नियम के अंतर्गत बच्चों क्या होता है, आपने कक्षा 9 में निर्देशांक यानी कि पढ़ा है, इस तरीके से चतुर्थांश होता है। ये आपका कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, और ये आपका कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश, और ये आपका थर्ड चतुर्थांश हो गया, ये आपका
4th चतुर्थांश हो गया। इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि ये आपका एंगल यहाँ पर या तो एंगल 0 डिग्री माना जाएगा या इधर से जब इंड करेगा तो ये आपका 360 डिग्री हो सकता है। ये आपका कितने डिग्री का एंगल देगा? 90 डिग्री का एंगल हो सकता है। यहाँ पर कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री का, और यहाँ पर 270 डिग्री का, क्योंकि हर चतुर्थांश 90 90 90 90 90 का होता है। 90 + 90 180 + 90 270 + 90 360। इस चतुर्थांश में अंतराल आपके क्या रहते हैं? इस चतुर्थांश में जो एंगल होगा आपका थीटा, वो 0 डिग्री से बड़ा या 0 डिग्री से बराबर और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर तक रह सकता है। ठीक है, इस अंतराल में आप ये भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें जो कोण चलेगा इसके बीच रहेगा, 0 से 90 के बीच किसी भी डिग्री का थीटा डिग्री का एंगल हो तो उसे हम 90 - थीटा का अंतराल कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं 360 के ऊपर आप जा रहे हैं, 360 + थीटा का अंतराल इस चतुर्थांश में रहेगा। इस चतुर्थांश में आपका क्या होगा? ये आपका 90 के ऊपर आ गया, यानी इसमें थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच रहेगा। यानी इस चतुर्थांश में अगर जाएं तो हम लिख सकते हैं 90 + थीटा, या 180 से कम कर दें 180 - थीटा। इसी प्रकार जब इस चतुर्थांश में बच्चों आए तो आप देखिए आप 180 के ऊपर आ गए, तो इसमें आपका थीटा जो होगा वो 180 डिग्री के ऊपर और 270 डिग्री के नीचे होगा। यानी कि आप इसमें 180 के ऊपर जा रहे हैं तो 180 + थीटा कह सकते हैं, या 270 के अंदर रह सकते हैं, तो इसे हम अंतराल कह सकते हैं 270 - थीटा। इसमें आप 270 के ऊपर जा रहे हैं तो इसमें जो थीटा होगा वो 270 से बड़ा और 360 से छोटा हो सकता है। अर्थात या तो 270 के ऊपर जाएगा 270 + थीटा करें, या 360 में, यहाँ तक 360 हो जाएगा उससे माइनस करें 360 - थीटा। ये आपके अंतराल कौन से चतुर्थांश में कौन अंतराल रहेगा इसके विषय में मैंने आपको बताया। अब इसमें आपको 6 अनुपात जो बताए गए वो कैसे इसमें रहते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी आपके पास 6 अनुपात है, 6 अनुपात में प्रत्येक अनुपात 2 चतुर्थांशों में धनात्मक रहता है और 2 चतुर्थांशों में ऋणात्मक रहता है। ध्यान रखिएगा 6 अनुपातों में प्रत्येक अनुपात 2 चतुर्थांशों में धनात्मक अवस्था में और 2 चतुर्थांशों में ऋणात्मक अवस्था में रहता है। उसके लिए आप एक रूल याद रखिएगा, इसको शॉर्टकट में याद रखते हैं अष्टक करके, ASTC। ए का मतलब हो जाता है ऑल पॉजिटिव, यानी इस चतुर्थांश में 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पॉजिटिव रहेंगे। और एस का मतलब होता है साइन, और साइन का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम होता है कॉसेक, ये दोनों आपके पॉजिटिव रहेंगे। और इस चतुर्थांश में टी का मतलब हो जाता है टी फॉर टैन, और टैन का व्युत्क्रम कौन होता है बच्चों? काट। तो किसी भी अनुपात में जो अनुपात जिस अक्षर से है वो अनुपात और उसका व्युत्क्रम अनुपात, ये दोनों आपस में पॉजिटिव रहेंगे। टैन का व्युत्क्रम हो गया कॉट, ये पॉजिटिव। और सी का मतलब हो जाता है कॉज, और काज का व्युत्क्रम होता है बच्चों सेक, ये दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। इस तरीके से इनके अनुपात रहते हैं। आपको एक कंफ्यूजन हो रहा है कि ये व्युत्क्रम का क्या मतलब है। अभी आपने देखा साइन थीटा = लंब बटे कर्ण होता है, और आपने अभी देखा था लाल बटे कक्का से आपने देखा था ना ये LAL/KKA, ये आपने देखा ये साइन का था, ये काज का था, ये टैन का था, ये कॉट का था, ये सेक और ये कॉसेक। आप देखें साइन का जो अनुपात है कॉसेक का अनुपात उसका विपरीत है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि साइन का अनुपात कॉसेक का विपरीत होता है, तो 1/cosec थीटा कहते थे। इसके विषय में मैं आपको भी बता देता हूँ व्युत्क्रम संबंध के विषय में। फिलहाल आप इसको देखें, अष्टक नियम में कौन पॉजिटिव रहते हैं। तो ये आप देखा कि आपने कि इस अनुपात में सभी, इस चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, इसमें काज और सेक पॉजिटिव होंगे। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप 90 - या + थीटा अंतराल 90 - या + थीटा या 270 - या + थीटा का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने पर त्रिकोणमिति अनुपात परिवर्तित हो जाता है बच्चों।
परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित हो जाता है? साइन का अनुपात परिवर्तित हो जाएगा काज में, काज का परिवर्तित हो जाएगा साइन में, टैन का परिवर्तित हो जाएगा काट में, काट का परिवर्तित हो जाएगा टैन में, और सेक का अनुपात परिवर्तित हो जाएगा कॉसेक में, तो कॉसेक का अनुपात परिवर्तित हो जाएगा सेक में। और अंतराल अगर आप लेते हैं अंतराल कौन सा, 180 माइनस या प्लस थीटा, 360 माइनस या प्लस थीटा, तब क्या होगा? अनुपात परिवर्तित नहीं होंगे, परिवर्तित नहीं होंगे। यानी अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, काज है तो काज ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, इनमें आपके अंतराल चेंज नहीं होंगे। तो इन नियमों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। और अब हम आपको व्युत्क्रम संबंध के विषय में बता देते हैं, आप किनका क्या संबंध व्युत्क्रम संबंध होता है।